नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। बगोदर में भीषण हादसा हो गया है। आइसक्रीम लोडेड कंटेनर में भीषण आग लग गई। डिवाइडर से जाकर गैस से टकराई और आग लगने की वजह गैस लीक बताई जा रही है। आग की चपेट में दूसरा कंटेनर भी आ गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइसक्रीम लोडेड कंटेनर में कैसे भीषण आग लग गई, इसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। धू धू कर सब कुछ जल गया। हालांकि मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गिरिडीह से सामने आ रही है। बगोदर में ये भीषण हादसा हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आइसक्रीम लोडेड कंटेनर की ये तस्वीरें हैं जो अचानक ही पलट गई। डिवाइडर से टकराने से इसमें आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी क्या दिक्कत? ये गाड़ी में आग लगा। हाँ, इसका गैस ब्लास्ट हुआ, मेरा गाड़ी में पकड़ लिया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां आग की चपेट में दूसरा भी कंटेनर आया और धू कर सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी कड़ी मशक्कत के बाद, लंबे इंतजार के बाद आग पर काबू पाया गया। और यही तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी थी, आप देख पा रहे होंगे। वहीं कोडरमा से एक बड़ी खबर आ रही है। 6 दिनों से लापता व्यवसायी का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिजन अब अनहोनी की आशंका जताने लगे हैं। दरअसल 17 मार्च को कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा कोडरमा पहुंचने के बाद संदेहास्पद परिस्थिति में लापता हो गए। परिजनों के अनुसार सुमित दाहिमा की तिरैया थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास एक जमीन थी, जिसका सौदा उन्होंने कर दिया। डोमचांच के रहने वाले राजेश बद्री यादव को उन्होंने ये जमीन बेची थी और जमीन के एवज में कुछ रकम सुमित दाहिमा को मिल गई, जबकि बाकी की रकम के एवज में उन्हें राजेश बद्री यादव ने फ्लैट देने का वादा किया था। लगातार 6 महीने से फ्लैट के लिए टाल मटोल किया जा रहा था और इसी मामले को लेकर सुमित 16 मार्च को कोलकाता से निकलते हुए 17 मार्च को कोडरमा पहुंचे थे। क्या बोले थे? बोले थे कि मेरी तबीयत भी ख़राब है। सदर अस्पताल में जो है चेक कराया तो वहाँ पे जो है उन्होंने दवाई दिया तो अभी ठीक है। अभी मैं जो है कोर्ट में हूँ। कोर्ट में मुझे कुछ काम है। उसके बाद जो मैं वापस 3 बजे लगाया तो उस समय से स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ बताया नहीं, चालू था फोन। चालू था फोन। चालू है। डायरी दिए थे वहाँ भी मैंने गुपचुपी का मामला दिया था। हम लोग को लोकेशन मिला था कि कोडरमा तब हम लोग भाग के यहाँ आए थे। अच्छा, तो यही हो रहा है कि किसी ने कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है, बिना गड़बड़ के सेल कर चुके थे। अच्छा, उसका पेमेंट का ही कोई डिस्प्यूट। किसको सेल किए थे? वो कौन याद है? राजेश बद्रिया। राजेश अब पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वो गए थे तो वो सब वेरिफिकेशन हो रहा है, लोगों से पूछताछ हो रहा है, तो जल्दी ही पूरे मामले का पता चल जाएगा और उन्हें हम लोग खोजने का। सर, इनका लोकेशन लास्ट कहाँ तक मिला है सर? ये आए हैं हाँ, इनका लास्ट लोकेशन जो छानबीन में आया है वो कोडरमा में ही आ रहा है, तो उस बिंदु पे भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और इधर सदन में सही उत्तर नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह नाराज हो गए और कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की अपनी समस्या उनके ऊपर हावी। वो सिर्फ बीजेपी से लड़ने के लिए एक हुए हैं। कमीशन खोरी में डूबे हुए हैं। अधिकारी इस वजह से नहीं दे रहे मंत्रियों को सही जवाब। हावी होना चाहते हैं अधिकारी और इस वजह से मंत्रियों को गुमराह कर रहे हैं। बड़े बड़े ठेकेदार भी हावी हो रहे। कमीशन के खेल में अधिकारी नतमस्तक हो चुके हैं। जब मैंने कहा कि भाई माननीय मंत्री जी, एक भी कालीकरण सड़क को देखिए जो पाइपलाइन में तोड़ दिया है, क्या उसको कालीकरण कर दिया गया? निरुत्तर थे, मुस्कुरा रहे थे। तो मैं ये कहूँगा, मैं माननीय मंत्री की भावना को मैं समझ रहा हूँ, अब वो भी मेरी भावना को समझ रहे हैं। कारण कुछ और है। आज इतने अधिकारी ही हावी हो चुके हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो ठेका ले रही हैं ना, वो भी हावी हो चुकी हैं। वहीं सीपी सिंह के इस बयान पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पलटवार किया है और कहा कि घाव इतना गहरा है कि तुरंत समाप्त नहीं होगा। मंत्री और सरकार की कुछ सीमाएं होती है और उसे लांघा नहीं जा सकता है। सरकार और मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, थोड़े दिनों में ये संतुष्टि भी मिलेगी। विधायकों को लगता है कि भाई
हमारा तुरंत समाधान हो। लेकिन मंत्रियों का सरकार की कुछ सीमाएं होती है, वो चीज़ों को लांघ करके कुछ कर नहीं सकता। कानून के दायरे में उसकी परिधि में काम करना है, विधान की परिधि में काम करना है। तो इसीलिए पूरी तरह से संतुष्ट होना थोड़ा हम जैसे चाहें कि ना हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कानून तो उन चीज़ों को रोकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड की राजनीति में उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का यह दावा है और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच आपसी तालमेल की कमी है, जिससे सरकार के भीतर विवाद बढ़ रहा है। सदन के भीतर सरकार के विधायक और मंत्रियों के बीच विवाद का जिक्र करते हुए महतो ने कहा कि विपक्ष आक्रामक नहीं होने के बावजूद सत्ता पक्ष में आपसी खींचतान साफ नजर आ रही है। और इसके अलावा सुदेश महतो ने यह भी संकेत दिए कि आजसू की नजर बिहार चुनाव पर भी है। बहुमत तो आ गया, लेकिन कड़वाहट सदन के अंदर में जो अखबारों के माध्यम से, आपके विजुअल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है कि विपक्ष जितना आक्रामक होना चाहिए अभी तो उतना आक्रामक है ही नहीं। बावजूद इसके सत्ता पक्ष के चाहे विधायकों और अपने मंत्रिमंडल के मेंबर्स को भी आपस में एक दिन पहले मैंने देखा कि आपस का संवाद का स्तर भी वो अनुकूल नहीं था। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। ऊपर से सब चीज़ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में कुछ टसल है। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री अपने ही सरकार के विधायकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सत्ता में बैठे लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी समेत कई दल बदल कर हमारे गठबंधन में आए और अब हमारी तरफ बैठे हुए हैं। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं और अक्सर सवालों में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। कई तरह के वाद विवाद भी इस बार के बजट सत्र के दौरान देखने को मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव जी हैं। संजय जी, पिछले दिनों आपका एक वक्तव्य भी बहुत वायरल हुआ। आपने मंत्री को भी कहा कि थोड़ा सही जवाब दीजिए, सही तरीके से बोलिए, बीच में अंगुली ना कीजिए। क्या वजह रह रही है सदन? देखिए, जब सदन चलता है तो पूरे देश इस चीज़ों को देखता है और सदन में जो मुद्दा आना चाहिए कि भाई इस राज्य का भलाई कैसे हो, विकास कैसे हो, विकास के प्रति कितना गंभीर है, ये सारी चीज़ों को राज्य के लोग भी देखते हैं और देश के लोग भी देखते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हो और बात विवाद चल रहा हो और चूंकि हमारा बजट था, सारे बिंदुओं पे बोलना था, चाहे श्रम नियोजन हो या कौशल विकास हो या बिजली विभाग का भी था, उद्योग था, ये सारे विभागों के विषय में बिंदुवार मुझे जवाब देना था। क्योंकि कई माननीय सदस्य ने कुछ विरोधी लफ्जों में भी बताया, कुछ पक्षधर के विधायक ने पक्षधर की भी बात रखा, लेकिन हमें तो सुनना सबका है। पक्ष भी हमारा है, विपक्ष भी हमारा है। जो सुझाव आया उस सुझाव का जवाब मुझे देना था बारी बारी से। और जब हम जवाब दे रहे थे तो उसमें जो चीज़ों को हम लोग देखे कि भाई कुछ लोग जो कल तक सत्ता में बैठते थे वो लोग जो है हम लोग की तरफ आ गए और 17 साल तक वही लोगों ने राज किया। इस राज का कितनी भलाई कर पाया ये सारे लोगों ने देखा। जब 19 से जब हम लोगों की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिस स्टाइल से काम करना शुरू किया। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की खुशहाली और उन्नति के लिए बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना की है। देवघर में पूजा अर्चना के बाद सुदेश महतो गोड्डा के लिए रवाना हो गए। धर्मनगरी में, बाबा की नगरी में मैं सबसे पहले अपना सब कुछ उनके प्रति समर्पित करता हूँ और केवल मेरे लिए नहीं, प्रदेश के लिए कामना करता हूँ। पूरे प्रदेश के भलाई के लिए, पूरे प्रदेश के प्रगति के लिए बाबा का आशीष हमेशा सब जन के साथ बना।
जो संख्या है वो तो बड़ा है, और मुझे लगता है कि प्राथमिकताएं तय करनी होगी सरकार को कि आप चाहते क्या हैं। जो आप चाहेंगे वो होगा। ये इच्छा शक्ति के ऊपर होता है कि आप किस रूप से लॉ एंड ऑर्डर को रखना चाहते हैं, जन सुरक्षा में कितनी आप ध्यान दे रहे हैं, प्राथमिकताएं क्या है, वो फोकस करता है। जब आप जिसमें काम करेंगे वो आपको दिखेगा। आपकी इच्छा क्या है वो प्रबल नित्यदिन आपको दिखाई देगा। और आइए अब आपको लोहरदगा लिए चलते हैं, जहां कश्मीर जैसी बर्फबारी हुई है। लगातार कई घंटे हुए बर्फबारी के बाद पूरा लोहरदगा शहर बर्फ की चादरों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। नजारा ऐसा मानो प्रकृति ने शिमला मनाली को लोहरदगा में ही उतार दिया हो। बर्फबारी के बाद बर्फ के चादरों से लोग मस्ती करते भी नजर आए। साथ ही लोगों ने सोशल मीडिया पर बर्फबारी के खूबसूरत वीडियो को जमकर शेयर किया। एक तरफ जहां लोग इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि बर्फबारी के चलते फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बरसों से हम लोग की याद से इतनी बड़ी बर्फबारी नहीं हुई है। आम लोगों के लिए तो उत्साह का मौसम बना रहा कि शिमला मनाली टाइप का बर्फबारी हो रहा है, लेकिन हम लोग किसान टाउन क्षेत्र में खेती करते हैं और बड़े पैमाने पर खेती है। आलू, टमाटर, गोभी की खेती है, गेहूं का बड़े पैमाने पर लगा हुआ है, और ऐसा मारा है कि कुछ होना ही नहीं है। ये पूरा लगभग 5-6 लाख रुपया से बेसी का नुकसान लागत लग चुका था। तो प्राकृतिक मार है और इससे अब सरकार ही उभार सकती है। ये देखने की चीज़ है किस प्रकार हम लोग का ये खेती पूरा बर्बाद हो चुका है। और देखिए, गिरिडीह में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रुक रुक कर बारिश हुई है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई। ठंड बढ़ने के कारण गरीबी और सरकारी लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रखंड विकास पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, और इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और पक्का मकान देने का आश्वासन दिया। दरअसल धनवार प्रखंड के करगाली खुर्द में रहने वाले चरकू सिंह के पास पक्का मकान नहीं होने के कारण वे कच्चे मकान में रहते थे, जो क्षतिग्रस्त हो गया। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रखंड प्रशासन से आवास की मांग की गई, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ठीक है रहिया बेरिया होते मनो खेले 12 बजे बजे अपने रात का कर बेटे गले इन लोग फरमा पहले 12 बजे रखिया तखने बिरन करे लगे। तो क्या समस्या है? ये अपने यहाँ पे से लेकिन नहीं भाग पाएंगे डॉक्टर घर। ये वास्तव में आवास विहीन है, इनके पास मकान नहीं है रहने का। इनका जो भी घर है आप देख चुके हैं, एक ही मिट्टी घर में है। इसी पूरे परिवार इसी में ये सब रहते हैं। और झारखंड के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। रांची को मिला एक बार फिर से वनडे मैच की मेजबानी। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच होगा और JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। वनडे सीरीज का आगाज रांची से ही होगा। पिछली बार यहां 9 अक्टूबर 2022 को इन्हीं दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया था, और इस मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली थी। झारखंड को एक मरतबा फिर से अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, यानी झारखंड के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाना है। करीबन 2 वर्षों के बाद ये मौका एक बार फिर से झारखंड और राजधानी रांची के लिए आया है, जब अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट के इस मुकाबले की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला इसी स्टेडियम में खेला जाएगा, और इसकी तैयारी भी धीरे धीरे JSCA करने लग गई है। इसकी घोषणा के साथ साथ ही रांची वासियों में भी खुशी इस वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 वर्षों का लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा है, फिर जाकर इस मैच की मेजबानी झारखंड को मिली है, यानी रांची को मिली है। हम आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका भारत के टूर पर आ रही है, जहां 2 टेस्ट, 3 एकदिवसीय मुकाबले और 5 T20 मैचों का जो सीरीज है वो होना है, जिसमें से वनडे का जो मुकाबला है उसकी शुरुआत जो है वो JSCA स्टेडियम से होगी, यानी राजधानी रांची से होगी। और इसी वजह से रांची वासियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद पिछले ODI की बात करें तो पिछला ODI भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मैदान में खेला गया था, और एक बार फिर से संयोग ऐसा हुआ है कि जब मेजबानी मिली है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच का ही मुकाबला होना है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
और आइए अब आपको राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां रिम्स की मेंटर टीम सदर अस्पताल के निरीक्षण में व्यवस्थाएं देखकर दंग रह गई। निरीक्षण में यहां निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं देखने को मिली। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हाउसकीपिंग तक सब कुछ व्यवस्थित नजर आया। मरीजों के लिए ओपीडी से लेकर जांच तक की मुकम्मल व्यवस्था थी। आयुष्मान भारत योजना की व्यवस्था देखते हुए टीम ने सराहना करते हुए कहा कि सदर अस्पताल से रिम्स बहुत कुछ सीख सकता है। रांची के सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने कहा कि रांची सदर अस्पताल को अगर रिम्स के साथ कोलैबोरेशन मिले तो यहाँ के डॉक्टर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ के डॉक्टर्स भी रिम्स से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ले सकेंगे। मैंने प्रांगण में आके मैं इतना अच्छा लगा, जो कार्य यहाँ के सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब और लोगों ने जो, और डॉक्टर्स का टीम मिल के इन्होंने जितना खूबसूरत काम किया है, मैंने बहुत अच्छा लगा। हर डिपार्टमेंट में, और फिर आयुष्मान भारत उसमें एक 4 चांद लगा दी इन्होंने, और उसमें डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। सदर हॉस्पिटल एक मेडिकल कॉलेज की तरह काम कर रहा है। ये तो हमें भी खुद सीखने, हम आए थे ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा है कि हमें एमजीएम और सदर को देखने के लिए भेजा गया था कि बड़े भाई की तरह देख के आइए, उनको बताइए प्रेम से कि कैसे करना है। ऐसे कोई बड़ा इंस्पेक्शन टीम इस तरह का ऐसे कोई बात नहीं थी, प्रेम से ही। पर उससे लगा कि भाई छोटे भाई जिसको कहा जा रहा है वो भी बड़े भाई से भी ये है। मैंने वो मेंटर हैं हमारे, मेंटरिंग के लिए कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो हम लोग को निर्देश दिए हैं, उसका हम लोग पालन करेंगे। और रिम्स और सदर में काफ़ी अच्छा हम लोग कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमारे कुछ सर्जन अभी बोल भी रहे थे कि हम लोग रिम्स में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ऐसा शॉर्ट कोर्स ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग देने में सर मैडम लोग का हम लोग का काफ़ी रहेगा। इसके अलावा वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर भी चलते हैं। अभी भी हम लोग वहाँ पर ईमॉक ट्रेनिंग के लिए 4.5 महीने के लिए भेज रहे हैं डॉक्टर्स को। एलसास ट्रेनिंग जो एनेस्थीसिया के लिए होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, उसके लिए भी वहाँ हम लोग रिम्स भेज रहे हैं। वहीं हजारीबाग नगर निगम हमेशा किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहती है। नगर निगम के पास दर्जनों सफाई में लगी हुई है। अधिकतर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रहती है। इन गाड़ियों पर ना तो ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ती है और ना ही नगर निगम ने कभी संज्ञान लिया, जिस कारण सरकार को रेवेन्यू का नुकसान तो है ही, साथ ही बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से अगर दुर्घटनाएं हो जाए तो इसका जवाब कौन देगा। नगर पालिका छोटे छोटे दुकानों को चालान काट देती है, बाहर में कुर्सी लगाए चालान काट देती है, लेकिन अपने वो कानून का एहतियात का पालन नहीं कर रही है नगर पालिका। नगर पालिका की तमाम गाड़ियां, जो पुरानी गाड़ी नई गाड़ी दुर्घटना हो जाएगा तो यहाँ के लोग को उसका ना मुआवजा मिलेगा, न कोई तरह का उसको सुविधा मिलेगी। वैसे गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराना चाहिए जिला प्रशासन को। सौतेला विहार नहीं करने की जरूरत है। जो ट्रैफिक का नियम है वो 2 व्हीलर वाले जो है वही सॉफ्ट टारगेट हैं, बाकी किसी पर कोई कार्रवाई आप होते हुए नहीं देखेंगे। अभी नगर निगम में इतनी सारी गाड़ियां हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर उस गाड़ी से कोई धक्का लगता है या किसी को चोट लगती है या जो ड्राइवर उसको चला रहा है अगर उसके साथ भी कोई दुर्घटना घटती है तो उसको कोई उसका मुआवजा या कोई उसको उसका ये नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप देखते हैं कि पूरे शहर में बालू लोड और ट्रैक्टर जो है वो जो ड्राइवर है उसका भी लाइसेंस नहीं है, और जो ट्रैक्टर का ट्रॉली है उसमें कोई नंबर नहीं है, ट्रैक्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उसको कभी आप नहीं देखिएगा कि पुलिस उसको रोके हुए है। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके थ्रू पता चल रहा है। हम देखते हैं अगर इस तरह की है तो मैं बात करता हूँ म्युनिसिपल कमिश्नर से और रजिस्ट्रेशन के लिए उनको बाध्य करेंगे। रजिस्ट्रेशन तो कराना ही चाहिए, इलीगल है, और उसका जो भी विभाग का जितने भी वाहन है उसको निबंधित उन लोगों को करना होगा, और बहुत जल्द मैं इसको करवा भी दूंगा। मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट है और सारे शोरूम को भी सख्त हिदायत है कि बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी गाड़ियां शोरूम से बाहर नहीं निकलेंगी। और पिछले बार भी हम लोगों ने पकड़ा था तो बहुतों को मैंने फाइन भी किया था। इनमें से कुछ वाहनों का रजिस्ट्रेशन अभी जो है वो प्रक्रियाधीन है और उसके लिए जो कार्रवाई उसके की गई है, और जल्दी से जल्दी उसको जो रजिस्ट्रेशन का जो है उसको सभी गाड़ियों, मुख्यतः गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिनका बचा हुआ है उनको जल्दी करवा लिया जाएगा। और हमारे द्वारा जो समय समय पे जो हमारे वाहन चालक है उनको निर्देश दिया जाता है कि कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, जो यातायात नियम है उनका पालन करें, तो उनको लगातार ये हमारे द्वारा निर्देश दिया जाता है।
और बात धनबाद की करते हैं, जहां नगर निगम इन दिनों अतिक्रमण और नक्शा अनुरूप होटल का संचालन नहीं करने पर सख्त नजर आ रही है और इसे लेकर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। बरवा अड्डा विनोद बिहारी चौक 8 लेन सड़क के पास बने होटल पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रविंद्र ठाकुर की उपस्थिति में होटल को सील किया गया, जिससे होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। निगम पर बेवजह परेशान करने, जांच के नाम पर पैसे कलेक्शन करने और गुंडागर्दी करने का गंभीर आरोप भी लगा रहे द्वारा या माडा के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है कि आपको हम डिस्टर्ब करेंगे। मेरा ऊपर से आदेश है, ऊपर से कहां से आदेश है ये बता नहीं पा रहे हैं। तरह से यहाँ धांधली हो रहा है, पैसा का कलेक्शन का बात किया जा रहा है और मैं एक पैसा किसी को देने वाला नहीं। डिमांड नहीं किया जा रहा है। टॉर्चरिंग का मतलब यही होता है ना, लगातार महीनों सालों भर से टॉर्चरिंग किया जा रहा है। नक्शा 2017 में ही पास हो चुका था हमारा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें बेसमेंट कमर्शियल है। पार्किंग जबकि आप देख सकते हैं हमने बगल में पार्किंग भी दे रखा है, तो अगर मुद्दा पार्किंग का होता तो वो कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पे इशू क्रिएट किया जा रहा है, जान के चीज़ों को दिखाया जा रहा है, बड़ा करके दिखाया जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है। होटल 2022 से 11 पार्किंग के लिए दी गई थी, उसी को फिर 11 में 5 कमर्शियल के लिए और 6 रेसिडेंशियल के, लेकिन इसका प्रयोग जो स्वीकृत नक्शा के अनुरूप नहीं हो रहा था, जो जिसमें बेसमेंट में, इसलिए हमें उसे सील करना पड़ा। हम उसको सील करके निर्देश ये नियमानुसार करवाई गई। हमें अथॉरिटी जो मतलब धनबाद जो है उपायुक्त महोदया के अनुसार हमें। और खबर अब साहिबगंज से है, जहां पीने के पानी के लिए लोगों को हर रोज जद्दोजहद करनी पड़ती है। झारखंड राज्य के गठन को 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्र अब भी विकास से कोसों दूर नजर आते हैं। तालझारी प्रखंड के करमपुरातो पंचायत के डांगा पहाड़ गांव की स्थिति इसका एक जीवंत उदाहरण है। ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से काफी वंचित है और यहाँ के ग्रामीण कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर है। गाँव में पानी का बहुत दिक्कत है, पार भी गाँव भी बहुत दूर है, सामने में बहुत दिक्कत है। पानी का जैसे क्या समस्या है आपके गांव में? पानी नहीं है, पानी में कीड़ा भी है, पानी को बहुत करप है, आने पे दिक्कत है, जाने भी दिक्कत है। हम पहाड़ चढ़ते हैं, पानी रोक के बच्चा भी नहीं सकता है, बच्चा लोग का पानी पीता तो बीमार होता है, बीमार से भी मर जाता है। यह सब से ऐसा पहले से ऐसा ही है। पानी लाने में भी दिक्कत है, बहुत पहाड़ है, जाने आने में भी दिक्कत है, रोड भी नहीं है और छोटे छोटे बच्चों भी लाने नहीं सकते हैं, जाने नहीं सकते हैं। और पानी कैसे लेके जाएंगे, कैसे खाना पकाएंगे, कैसे घर सब सराएंगे, बहुत दिक्कत है सर। पानी नहीं डोल सकता है, तब देखो रोड भी नहीं है, बूढ़ा आदमी है, डोने ना सकता है, इतना पलटी लाता है और डोके ले जाता है। अच्छा, कहाँ से ले जाते हैं पानी? आपका गांव में पानी नहीं? यानी 2006 से मेरा ज्वाइनिंग यहाँ हुआ है, तब से लेके आज तक पानी का यही समस्या है जो कि अभी आप देख रहे हैं सर। अभी देख भी सकते हैं सर, देखे भी सर कि पानी का स्थिति क्या है। मात्र 2.5 से 3 फीट इसमें पानी है, वो भी जो है क्या बोलता है आपका, जब ज़्यादा कड़ाके की धूप पड़ती है सर तो पानी भी सूख जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।